एमिडीन्स, उसके बाद एमाइड्स। इन चारों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन? एमिडीन्स। एलिफेटिक एमाइंस में मैंने आपको बताया है कि इन गैसियस स्टेट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? 321, जो कि इसका ऑब्वियस ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन इन वाटर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 231। और इसमें एक एक्सेप्शन है कि सारे R अगर मिथाइल्स हों तो ऑर्डर क्या हो जाता है बेटे? 213। ये सब याद रखना है आपको। और मैंने बताया था इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का रोल है, उसमें SH2H2O होता है, एक ऐसा फैक्टर है जो बेस के इफेक्ट को वीक कर देता है, वगैरह वगैरह कर चुके हैं। एग्जांपल्स करते हैं बस, बताना जरा। बोलो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? सेकेंडरी। ये कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? टर्शरी। और ये कैसा है? प्राइमरी। और ऑर्डर क्या होता है? 231। तो बताना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो, जरा एक चीज जरा बोर्ड की ओर देख लें पहले। अगर आप ये मान लें कि कोई ऐसा नाइट्रोजन है, ये sp3 है, दिस नाइट्रोजन इज sp3। सिमिलरली दिस नाइट्रोजन इज sp2, ठीक है ना? एंड दिस नाइट्रोजन इज sp नाइट्रोजन। देन टेल मी व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन सबसे वीक होगा। sp नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 और sp3 नाइट्रोजनों से ज्यादा क्यों है? परसेंटेज S कैरेक्टर की वजह से। कितना परसेंट S कैरेक्टर है इसमें? 50%। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और किसी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। समझ में आ गई बात? हाँ बेटा, फ्लिपिंग होने दो, उससे फ्लिपिंग से जो बेसिक स्ट्रेंथ में कमी होगी वो कोई प्राइमरी नाइट्रोजन हो इसी तरह का sp3 जिसमें फ्लिपिंग नहीं होती है, उसी से कंपेयर कर सकते हैं। भाई मान लो आपने इस तरह का कोई नाइट्रोजन लिया होता जिसमें फ्लिपिंग नहीं हो रही है और वो प्राइमरी है और वो sp3 है, तो उससे ही कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है ना? या एक एग्जांपल और देखो, सभी लोग बोर्ड की ओर देखें एक बार बेटे। एक ऐसा नाइट्रोजन है, बताना इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। और लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, p ऑर्बिटल में रहता है और ये रेजोनेंस में शामिल है। और एक ऐसा एमाइन ले रहा हूं जो इसमें भी नाइट्रोजन sp2 है, लेकिन इसका लोन पेयर कैसा है बेटे? क्या इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है? अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर वाला एक नाइट्रोजन है सेम हाइब्रिडेशन वाला, और एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर वाला नाइट्रोजन है, तो आपको क्या लगता है किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए? लोकलाइज्ड वाले की। ठीक है ना? तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड शुड बी मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट। ठीक है ना? sp2 नाइट्रोजनों में लोकलाइज्ड लोन पेयर रखने वाले नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ डीलोकलाइज्ड वाले से ज्यादा होगी। ठीक है? तो फिर आपके लिए एक क्वेश्चन है,
बताना। मुझे आंसर मत बताओ, मुझे ये बताओ कि ये कैसा है sp3, ये कैसा है। अगर ये sp2 है तो लोन पेयर के बारे में बताओ, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना। ये कैसा है sp2 और लोन पेयर कैसा है बेटे? लोकलाइज्ड, ठीक है ना। और ये कैसा है sp3 है। sp3 है तो डिग्री बता दो, ये टर्शरी हो जाएगा। ये वाला कितना था और ये कितना है बेटे? बोलो 1 डिग्री। sp3 वाले ज्यादा बेसिक है sp2 वालों की अपेक्षा। अब मुझे बता दो sp3 में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? फर्स्ट। क्यों? क्या फॉर्मूला है? 231। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ। अब sp2 वालों का नंबर है ज्यादा बेसिक कौन है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर वाला या लोकलाइज्ड लोन पेयर वाला? लोकलाइज्ड लोन पेयर वाला। और सबसे कम बेसिक हो जाएगा डीलोकलाइज्ड वाला। ठीक है, करो इसको, बताओ भाई बस से। बोलना जरा, x, y और z। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। z को सबसे ज्यादा बेसिक कह रहे हो, क्यों? सेकेंडरी होने की वजह से। तो z सबसे ज्यादा, उसके बाद y क्यों? टर्शरी है, और उसके बाद x, ठीक है ना। दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी एंड दिस इज प्राइमरी। फॉर्मूला क्या है? 231। गैसेस स्टेट में क्या फॉर्मूला होता है? 321। और अगर सारे ये मिथाइल्स हों, एग्जांपल एक ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, MEnH2, डाई मिथाइल एमीन और ट्राई मिथाइल एमीन, इसमें बताओ क्या फॉर्मूला है? तो y फिर x फिर z, 2 1 3, ये फॉर्मूला है जब सारे मिथाइल्स हों, ठीक है ना। अमोनिया इनके लास्ट में, अगर अमोनिया को भी रख लें तो ये लास्ट में आ जाता है। समझ में आ रहा है ना बॉयज? कर दोगे अभी? कोई दिक्कत नहीं होगी? दो नाइट्रोजन्स हैं, 1 और 2, बताओ बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? 1। क्यों? 2 में 2 वीक क्यों है? क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड है, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये है 2,4-DNP। इसमें भी 2 नाइट्रोजन्स हैं। कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है? फर्स्ट वाला। सेकंड वीकर क्यों है? इसमें भी डीलोकलाइजेशन है। माइंस also named as anilines। ठीक है ना। अगर बेंजीन रिंग पर हम NH2 लगा दें, बेंजीन रिंग पर NH2 लगा दें और मान लो एक एलिफेटिक एमीन ले लें, तो एरोमेटिक और एलिफेटिक में ज्यादा बेसिक कौन है? बोलो जरा। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर डबल बॉन्ड शो कर देता हूं। क्या ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है और sp2 नाइट्रोजन है? ये कैसा नाइट्रोजन है? sp2। और लोन पेयर कैसा है? लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना। और ये कैसा नाइट्रोजन है बेटे? sp3। और लोन पेयर कैसा है? sp3 में तो लोकलाइज्ड ही रहना है, तो ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा बताओ? तो एलिफेटिक एमाइंस एरोमेटिक से हमेशा ही ज्यादा बेसिक होते हैं। अब हम लोगों ने एक बात और सीखी थी कि
किसी भी बेस के ऊपर अगर कोई ERG लगा दें, किसी भी बेस के ऊपर अगर कोई ERG लगा दें तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है वो, क्यों? इन प्रेजेंस ऑफ ERG बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये मेटा और पैरा पर। एनिलीन से ज्यादा बेसिक हो जाएगा ऐसा एनिलीन जिसमें ERG लगा हो, लेकिन मेटा और पैरा पर ही, ठीक है ना। ऑर्थो की सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है, वो मैं अभी बताता हूं आपको। अगर किसी एनिलीन पर EWG लगा दें तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जानी है, और वो EWG आप ऑर्थो, मेटा और पैरा में से कहीं पर भी लगा दीजिए। हम लोगों ने यहां ऑर्थो मेंशन नहीं किया है क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हमेशा ही एनिलीन से वीक होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? एन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन is generally weaker base than aniline itself. ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज जनरली वीकर बेस देन एनिलीन इटसेल्फ। ये ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, ये असल में SIP है, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, ठीक है ना। मैं बताता हूं कि क्यों ऐसा होता है। अगर कोई अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, आप देखें बेटे, कोई अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है और आपने इसको प्रोटोनेशन करवाया, तो प्रोटोनेशन के बाद ये वाटर में रखा हुआ है। आपको तो पता है अगर सॉल्वेंट वगैरह और कोई फिजिकल स्टेट मेंशन ना हो तो इसका मतलब ये है कि बेस जो है वो वाटर में रखा हुआ है। तो जब ये वाटर में रखा हुआ है तो ऐसे में वाटर के मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेशन स्टेबिलिटी दे रहे हैं, और जितना स्टेबल कैटायन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बेस कहलाएगा। पहली बात हो चुकी है। अगर मान लो हमने ऑर्थो पोजिशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा है, एक NH2 ले रखा है और यहां पर G लगा रखा है। ये जो G है ना, ये ERG भी हो सकता है और EWG भी हो सकता है, लेकिन जब प्रोटोनेशन हुआ तो इसने स्टेरिक हिंड्रेंस किया। क्यों? जैसे ये N+ हुआ, यहां H आया, यहां H आया और यहां H आया। G ने अपने बड़े आकार की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स को हिंड्रेंस दिया है। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आ गए और यहां पर क्या हो गया, SH2H2O हुआ कि नहीं हुआ? SH2H2O से क्या होगा, बेस वीकर हो जाता है या स्ट्रॉन्गर हो जाता है? वीकर हो जाता है, क्योंकि SH2H2O का मतलब ये हुआ कि H2O मॉलिक्यूल्स को यहां अप्रोच करके और स्टेबिलिटी देने में तकलीफ आ रही है। किस वजह से आई तकलीफ? इस G के बड़े साइज की वजह से आई, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है ना। SIP बोलते हैं इसको, ठीक है, SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ये एक बेस को वीक करने वाला प्रोसेस है, बेस वीकेनिंग फेनोमेनॉन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी बात? बेस वीकेनिंग फेनोमेनॉन है, क्लियर हुआ? इसका मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हमेशा ही एनिलीन की कंपैरिजन में वीकर बेस हो जाएगा। और कारण क्या है? SH2H2O। वो सब्स्टिट्यूएंट चाहे ERG हो चाहे EWG हो, अगर वो एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर लगा है तो वो एनिलीन के कंपैरिजन में बेस को थोड़ा वीक कर देगा, ठीक है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड SH2H2O? गुड। चलो NH2 के ऊपर, एनिलीन के ऊपर अलग अलग ग्रुप लगा लेते हैं। कोई ग्रुप लगवाओ, पहले मिथाइल लगा देता हूं, इसको बोलते हैं टोलुइडीन। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टोलुइडीन। ये है ऑर्थोटोलुइडीन और ये है मेटाटोलुइडीन, ठीक है ना। और इसके अलावा पैराटोलुइडीन और एनिलीन इटसेल्फ, ये हमने ले लिया है।
इनका कॉमन नेम जो है ना, इनका इन तीनों का ऑर्थो मेटा पैरा टोलुइडीन, ठीक है ना, ऑर्थो मेटा पैरा टोलुइडीन। जरा मुझे बताओ पहले में क्या क्या इफेक्ट लग रहा है, बोलो। हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई और साथ में SS2H2O। क्यों बेटा, इसमें क्या लग रहा है, प्लस आई, इसमें क्या लग रहा है, ये मैंने गलती कर दिया, NH2 यहां लिख देता हूं और CH3 यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। ऐसे ट्रेडिशनली प्रेजेंटेशन ऐसा ही है। तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई। बताओ इनमें सबसे वीक बेस तो ये हो जाएगा और सबसे स्ट्रांग कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। बोलो क्यों, क्योंकि उसमें हाइपर कंजुगेशन से डोनेशन हो रहा है, उसके बाद सेकंड वाला जिसमें प्लस आई से डोनेशन हो रहा है, फिर एनिलीन खुद, और फर्स्ट वाले को आपने वीकेस्ट क्यों कहा, SS2H2O की वजह से। जरा एक बात मेरी ध्यान से सुने, बोर्ड की और सभी लोग देखें, ये मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, इट इज एन ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब एसिड पे प्रेजेंट होते हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब बेस पे प्रेजेंट होते हैं तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। लेकिन यहां पर जरा देखें, बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब एनिलीन के ऑर्थो पर प्रेजेंट हुआ तो उसने बेसिक स्ट्रेंथ को एनिलीन के कंपैरिजन में कम कर दिया, और रीजन क्या था बेटा, SS2H2O, ठीक है ना, ये KB। और यही मिथाइल ग्रुप जो कि ERG है और जब एसिड पे प्रेजेंट होता है तो कायदे से इसे एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाना चाहिए था, लेकिन जब ये बेंजोइक के ऑर्थो पे प्रेजेंट होता है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बेंजोइक के कंपैरिजन में बढ़ा देता है। यहां पर क्या रीजन है, ऑर्थो इफेक्ट। बात समझ में आई। तो जो मिथाइल ग्रुप है ये अपने नेचर से अपोजिट इफेक्ट वहां शो कर रहा है, दोनों ही केसेस में। आप देख लें, बेस पर प्रेजेंट होकर इसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए थी, उसने घटा दिया। एसिड पे प्रेजेंट होकर उसे एसिडिक स्ट्रेंथ घटाना चाहिए था, उसने बढ़ा दिया, अलग अलग रीजंस की वजह से। समझ गए बात। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सा है ये। Cl ले लें, Cl एनिलीन पर हमने लगाया ऑर्थोक्लोरो एनिलीन, मेटाक्लोरो एनिलीन, और पैराक्लोरो एनिलीन, और एनिलीन खुद। जरा इफेक्ट्स बताओ, बोलो। -I ग्रेटर देन प्लस है, और साथ में यहां पर SS2H2O भी हो रहा है। क्यों बेटा, यहां पर केवल -I लग रहा है, यहां -I ग्रेटर देन प्लस M लग रहा है। ओवरऑल Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा इनमें से। फिर जैसे जैसे Cl नजदीक पहुंचेगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता जाएगा। तो 4, 3, 2 और 1 इसमें लीस्ट बेसिक होगा। 1 को -I भी नजदीक से लग रहा है और SS2H2O भी हो रहा है। अगर हम NH2 पर Cl लगा दें और F लगा दें, F ज्यादा बेसिक है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि ये मामला केवल -I तक सीमित नहीं है। इसके पास क्या है, वेकेंट D है, इसके बाद RS ज्यादा हो जाएंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन में ये ज्यादा कमजोर है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक डीलोकलाइज्ड है, यहां तक कि Cl के पास भी चला जाता है D ऑर्बिटल में। बात समझ में आ गई। F और Cl में बेसिक स्ट्रेंथ, मैंने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, मैंने बताया था कि Cl ज्यादा एसिडिक होता है बेसिक में, फिर वही वाला ट्रेंड बेसिक में भी फॉलो होगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लो, नाइट्रोएनिलीन्स, ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन, पैरानाइट्रोटोलुइन, सॉरी मेटानाइट्रोटोलुइन, आई एम सॉरी, एंड पैरानाइट्रोटोलुइन, और एनिलीन खुद। जरा मुझे बता दिया जाए कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं बेटे। -M -I, और क्या लग रहा है यहां पर, SS2H2O, ठीक है ना। इसमें क्या लग रहा है, सिर्फ -I। इसमें क्या लग रहा है, -M -I। तो क्या इनमें फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद
सेकंड में NO2 अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका -M ऑपरेट नहीं हो रहा है इस नाइट्रोजन के प्रति। PHNH2 सॉरी। 4 सेकेंड क्यों बेटा? थर्ड और फर्स्ट को आपने वीकेस्ट क्यों कहा? SH2H2O भी है साथ में। बात समझ में आ रही है? SH2H2O भी साथ में है। अगर हम एरोमेटिक एमीन की बात करें तो एरोमेटिक एमीन में टर्शरी सेकेंडरी यही वाला रूटीन फॉलो होता है। जैसे टर्शरी एरोमेटिक एमीन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, 321 का ही ऑर्डर आता है इसमें। टर्शरी एरोमेटिक एमीन इज टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो यही वाला रूटीन यहां पर फॉलो होता है। ये 123 का ही रूटीन फॉलो होता है। जैसे एलिफेटिक एमीन में 231 और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का रोल वगैरह है ना, एरोमेटिक में नहीं होता ऐसा। एरोमेटिक में 321। ठीक है भाई। सिखाना चाहता हूं यहां पर, जरा सभी लोग बोर्ड की ओर देखें। जब एक ऐसा टर्शरी एमाइन ले लें जिसमें CH3 भी लग रहा है ऑर्थो पोजिशंस पर, किसी एक ओर लगे तो भी और दोनों ओर लगे तो भी, क्या SIR की वजह से ये वाला ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा? दिस ग्रुप गोज आउट ऑफ प्लेन ड्यू टू SIR। ठीक है ना? तो क्या जब आउट ऑफ प्लेन जाता है ना तो ये 90 पर आ जाता है ऐसे। जिस समय ये आउट ऑफ प्लेन होगा उस समय रेजोनेंस रुक जाएगा, डीलोकलाइजेशन रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? हालांकि SH2H2O भी है, लेकिन SH2H2O से SIR जो है वो डोमिनेंट है। SIR इज डोमिनेंट ओवर SH2H2O। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर SIR हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी। मतलब मुझे आप बताएं, हमने ले लिया NH2, हमने ले लिया NH2 पर 2 मिथाइल्स ऑर्थो पोजीशन पर 2,6 डाई मिथाइल एनिलीन। फिर हमने ले लिया एक NN डाई मिथाइल, ये टर्शरी एनिलीन ले लिया, टर्शरी एरोमेटिक अमाइन है, NN डाई मिथाइल एनिलीन। फिर हमने ले लिया टर्शरी एनिलीन NN डाई मिथाइल 2,6 NN26 टेट्रा मिथाइल एनिलीन ले लिया। ठीक है ना? बताओ इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? 4। क्या रीजन है? SIR। SH2H2O भी तो हो रहा है लेकिन डोमिनेंट, इसमें SIR हो रहा है। ठीक है ना? ये टर्शरी है, ये SIR हो रहा है क्या? इसमें कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें SIR नहीं होता है? OH, NH2, O- और साइनाइड। तो ये एक सिंपली एक SH2H2O वाला केस है। क्यों? और ये प्राइमरी है ही सही। बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? बोलो 4, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कमजोर हो गया। यहां पर SH2H2O डोमिनेंट है और वहां पर SIR डोमिनेंट है। SIR ने बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं, फिर आप जरा अटेम्प्ट करें। सभी नाइट्रोजनों की नंबरिंग कर दी है। बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है। गुड। सबसे पहले बताओ एरोमेटिक वाले नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होंगे या एलिफैटिक वाले? एलिफैटिक वालों में भी फर्स्ट या थर्ड? क्यों थर्ड? क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी है, तो थर्ड इज मोस्ट बेसिक, देन फर्स्ट। अब ये दोनों एरोमेटिक हैं, दोनों एरोमेटिक टर्शरी हैं, इनमें से आप ज्यादा बेसिक किसको बोलोगे?
सेकंड को क्यों ज्यादा बेसिक बोल रहे हैं? SIR की वजह से। बात समझ में आई? तो सेकंड इज मोर बेसिक देन फोर्थ। वेरी गुड। बेटा बोलो। फॉर्मूला है C5H5N। स्ट्रक्चर इसकी है ऐसी। बोर्ड की ओर देखें सभी। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है बताओ? sp2 है। और क्या ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? ये लोकलाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। क्यों? प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है ना? इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम देखें, तो हम ये पाएंगे, अगर हमने पिरिडीन की स्ट्रक्चर, पिरिडीन रिंग का ऐसे अगर हमने बना लिया, मान लो ये पिरिडीन रिंग बना देता हूं मैं, ये नाइट्रोजन है। ठीक है ना? तो नाइट्रोजन के sp2 से ये 2 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर है, इसी में है लोन पेयर। दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सिस्टम ने कहा कि भाई p ऑर्बिटल रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में सभी लोग दें, तो नाइट्रोजन को भी देना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है ऐसे, और एरोमेटिसिटी मेंटेन है। सिस्टम की एरोमेटिसिटी मेंटेन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर उसमें इंटरफियर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर सिस्टम ने नाइट्रोजन का लोन पेयर इंक्लूड किया होता तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाता। सिस्टम ने कहा भाई हम सुखी हैं, स्टेबल हैं, तुम अपना लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखो। तो लोन पेयर बाकायदा रिंग के प्लेन के पैरेलल हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2, उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है ना? यहां तक कि अगर आप इसे प्रोटोनेट कर दें, अगर आप इसमें इसको H+ दे दें, तो भी सिस्टम की एरोमेटिसिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देख लो, सिस्टम की एरोमेटिसिटी फिर भी बनी हुई है। क्या कहते हो? सिस्टम की एरोमेटिसिटी बनी हुई है और इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। ये यहां रेजोनेंस करके आ जाएगा। ठीक है ना? और उसके बाद प्लस चार्ज जो है वो यहां आ जाएगा और प्लस चार्ज आगे डीलोकलाइज्ड हो जाएगा और एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है ना? ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, एंड प्लस चार्ज इज रेजो स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबल। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? लेकिन हम अगला एग्जांपल लेते हैं पायरोल का, उसमें देखते हैं। क्लियर है? पिरिडीन में तो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा और उसके बाद भी सिस्टम की एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी। और नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, वो रेजोनेंस में एरोमेटिसिटी में हिस्सा नहीं लेता और वो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल रिंग के प्लेन के पैरेलल है। और जो एरोमेटिसिटी के लिए जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में p ऑर्बिटल्स में हो रहा है। नाइट्रोजन ने भी अपना एक p ऑर्बिटल वहां लगा रखा है। बात समझ में आ गई? चलो फिर अगला कंपाउंड देखते हैं, पायरोल। भी किया है। पायरोल इज द अदर कंपाउंड, फॉर्मूला इज C4H5N। स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। नाउ टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन? बोलो, क्या ये sp2 है और इसका लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड या लोकलाइज्ड? ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, तो हम पाएंगे कि पायरोल में नाइट्रोजन तो sp2 है और इस नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना भी रखे हैं। देख लो, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, एक हाइड्रोजन से और एक इधर की ओर और एक इधर की ओर कार्बनों से। और नाइट्रोजन से कहा गया है कि
आप अपना पी ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में रख के, रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में रख के दें, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड है यहां पर, और ना केवल आप पी ऑर्बिटल दें बल्कि उसमें लोन पेयर को भी रखें, क्योंकि सिस्टम को उस इलेक्ट्रॉन पेयर की आवश्यकता है। सिस्टम के खुद के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4, और अगर ये 2 मिल जाते हैं तो एरोमेटिसिटी आने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो लोन पेयर है वो कहां प्रेजेंट है? बोलो। प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है ना? यही नहीं, अगर आप इसमें H+ एक्सेप्ट करवा दें और इसका बेसिक कैरेक्टर चेक करें, अगर इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया तो क्या ये नाइट्रोजन sp3 बन जाएगा? देख लो, क्या ये नाइट्रोजन sp3 है इस बार? हाँ ना, कुछ बोलो। क्या ये नाइट्रोजन sp3 है? और क्या अब ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो गया और पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी नहीं मिली है? क्यों? पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबिलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस, और बल्कि एरोमेटिसिटी का भी लॉस हुआ है। क्यों बेटा? थ्रू रेजोनेंस। अब आप मुझे बताएं, पिछला हमने पिरिडीन पढ़ा और अब अभी हमने पायरॉल पढ़ा, तो बेसिक स्ट्रेंथ दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, पिरिडीन की या पायरॉल की? बोलो। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? कौन स्ट्रांग बेस होगा? पिरिडीन। क्यों पिरिडीन स्ट्रॉन्गर बेस होगा? क्योंकि उसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, उसके पास पड़ा हुआ है, और यहां तक कि प्रोटोनेशन के बाद भी एरोमेटिसिटी का लॉस नहीं होता। जबकि पायरॉल की स्थिति क्या है? पायरॉल का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ना केवल डीलोकलाइज्ड है बल्कि वो पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी भी है, और अगर आपने प्रोटोनेशन करवाया तो एरोमेटिसिटी का लॉस भी हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो पिरिडीन और पायरॉल में पिरिडीन जो है, पिरिडीन को py से शो करते हैं, ठीक है ना। पिरिडीन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू पायरॉल। सबको ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? बॉयज नोट करें, ये है पिरिडीन, और ये है पायरॉल। इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बोलो। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? चेक करते हैं। हम लोग ऐसे करेंगे, मैं आंसर नहीं पूछ रहा, मैं लॉजिक जानना चाहता हूं। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? बोलो। अगर sp2 है तो लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? बोलो। sp2 और लोन पेयर? बोलो। sp2 नाइट्रोजनों में कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है, डीलोकलाइज्ड वाला या लोकलाइज्ड? और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। और लोन पेयर क्या है? ये ना केवल डीलोकलाइज्ड है बल्कि ये एरोमेटिसिटी का हिस्सा भी है। क्यों? दिस लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, तो मतलब ये बहुत बुरी तरह से डीलोकलाइज्ड है, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। इसको जरा भी डिस्टर्बेंस मिलेगी तो सिस्टम की एरोमेटिसिटी गड़बड़ा जाएगी। बताओ, अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। बोलो। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, ठीक है ना। उसने सबसे पहले बताया था। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से ध्यान से देखें। अच्छा, लोन पेयर मैं बना रहा हूं, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि क्वेश्चंस में लोन पेयर बनाकर नहीं दिया जाता। बताओ, अगर मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे करके नाइट्रोजनों की नंबरिंग कर दूं तो आप सबसे ज्यादा बेसिक किसको कहोगे? सेकंड को। इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में कोई अंतर नहीं है। एक अंतर है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और इसे ऊपर से +m से लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, तो ये नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन से ज्यादा बेसिक है। क्या कहते हो? बट अदरवाइज इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक यही है, सेकंड, आई एम सॉरी, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद थर्ड। एक क्वेश्चन और, ये है पिरिडीन जैसा कि आप जानते हैं, और ये है क्यूनोलिन, ठीक है ना। दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज क्यूनोलिन एंड दिस यू ऑलरेडी नो, पिरिडीन। इन दोनों में ज्यादा बेसिक किसको कहोगे?
मैं बता रहा हूं, मुझे बताने दिया जाए, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा। ये pyridine ज्यादा बेसिक है, लिटरेचर में लिखा हुआ कि शायद इस रिंग के -I की वजह से ये थोड़ा वीक रह गया, शायद। दिस इज व्हाट दे कैन गेस, ठीक है ना। तो लिटरेचर में यही लिखा हुआ है कि pyridine ज्यादा बेसिक है क्यूनोलिन से, probably due to -I effect of the adjacent benzene ring. Understood? ठीक है। चीज बता के फिर वापस हम लोग आएंगे, थोड़ा सा थोड़ी बातें और बतानी बाकी है एमिडीन के बारे में, फिर उसके और गुआनिडीन, फिर प्रोटॉन स्पंजेस, बहुत सारी चीजें हैं, एक और लेक्चर लग जाना है। लेकिन चलो जरा देखो इसको, जरा लिखें आप, एक नोट लिखें। इन केस ऑफ सेम डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, cyclic amine is more basic than acyclic मतलब open chain amine. In case of same degree of nitrogen, cyclic amine is more basic than acyclic amine. उसका रीजन देखो, मान लो हमने एक साइक्लिक अमाइन लिया, ऐसा, इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते थे, देखो क्यों बेटा, ऐसे प्रेजेंट कर सकते थे हम, बाईसाइक्लो को ऐसे करते हैं ना, ऐसे कर लेते। और एक असाइक्लिक ले लेता हूं, दो कार्बनों की चेन लगी हुई है, ठीक है ना। क्या दोनों टर्शरी नाइट्रोजन्स हैं? बोलो। लेकिन यहां पर क्या फ्लिपिंग पॉसिबल है? फ्लिपिंग को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं sp3 पिरामिडल इन्वर्जन, ठीक है ना। इन्वर्जन इज पॉसिबल। क्यों? फ्लिपिंग पॉसिबल है या इन्वर्जन पॉसिबल है? मुझे एक बात बताओ, और यहां पर इन्वर्जन लॉक्ड है, यहां पर इन्वर्जन संभव नहीं है। मुझे एक बात बताओ, कोई नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर बार बार फ्लिप करता है, ऊपर नीचे करता रहता है, और कोई नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर फिक्स्ड है, स्टेबल है, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? यानी इन्वर्जन होने से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और अगर इन्वर्जन लॉक्ड हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जानी है। बात समझ में आ गई क्या? रीजन समझ में आया? हम लोगों ने ऊपर लिखा है कि सेम डिग्री ऑफ नाइट्रोजन होने पर साइक्लिक एमाइन ज्यादा बेसिक होता है, उसका रीजन बताओ क्या है? फ्लिपिंग साइक्लिक में नहीं होती है, और ओपन चेन वाले एमाइन में फ्लिपिंग हो जाती है। तो फ्लिपिंग जब हो जाएगी, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो मूवमेंट से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबल इलेक्ट्रॉन का डोनेशन पावर कम हो जाएगा, ठीक है ना। कोई नाइट्रोजन अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन रखता है जो बार बार इधर से उधर शिफ्ट करता रहता है, डीलोकलाइज करता रहता है, तो वो कम बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी बात? तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, मतलब केबी की बात करें, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो केबी किसका ज्यादा हो जाएगा बेटे? फर्स्ट का। एक एग्जांपल और कर लीजिए फिर। ये सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, तो बताएं बेटे कौन ज्यादा बेसिक हो जाएगा? फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकेंड। वाई सेकेंड इज वीकर? ड्यू टू इन्वर्जन, ठीक है ना। नोट करो। या इसको अगर मैं एक सिंगल कार्बन वाला ब्रिज बना दूं, प्लीज अलाउ मी। इन दोनों में आप ज्यादा बेसिक किसको कहेंगे? फर्स्ट को या सेकंड को? फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा है? क्यों? नहीं,
एक नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन को तैयार हो तो दूसरा नाइट्रोजन जस्ट एक ग्रुप, और दूसरे नाइट्रोजन में -I भी लग रहा है ना, ये दूसरा नाइट्रोजन पहले नाइट्रोजन पे -I लगा रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सेकंड ज्यादा बेसिक होगा फर्स्ट से। When you are taking one nitrogen under consideration for electron donation, then the other part of the molecule will be treated just as a group. अगर आप इसे बेसिक नाइट्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे तो ये एक ग्रुप होगा, इसे बेसिक नाइट्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे तो वो एक ग्रुप होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? अच्छा, फ्लिपिंग दोनों में नहीं हो रही है, क्या कहते हो? फ्लिपिंग दोनों में नहीं हो रही है, तो दोनों में इन्वर्जन तो लॉक्ड है ही, सही कर दोगे। इसके लिए क्या कहते हो? इसमें कौन ज्यादा बेसिक होगा? फर्स्ट। क्यों? क्या दोनों की डिग्री सेम है? क्या डिग्री है नाइट्रोजन की? टर्शरी। यहां पर टर्शरी। सेम डिग्री होने पर ओपन चेन ज्यादा बेसिक होता है या क्लोज चेन वाला? क्लोज चेन वाला। क्यों? क्योंकि इन्वर्जन यहां नहीं होगा और यहां पर इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है।